Hello tenties, today we will do important question and answer from Money and Credit chapter class 10 term 2 economics, right? जैसा कि आपको सबको पता है टर्म 2 में अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? सो यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम टर्म 2. सो मनी एंड क्रेडिट का जो भी एक्सप्लेनेशन लिंक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो थ्रू इट फर्स्ट एंड देन अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 2 के हिसाब से. सो हेलो एवरीवन, नीलम दिस साइड फ्रॉम पूनम अकेडमी. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में आ सकते हैं आपके, क्योंकि इस बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. जैसे MCQs में आपको ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस नहीं गिवन होती हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इशूड बाय हूम. जो भी करेंसी नोट्स हैं किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है? So answer is Reserve Bank of India issued currency notes on behalf of the central government. This is again a very important question जो कि आपका 1 मार्क में अपीयर हो सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स. बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट्स का क्या करते हैं जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर्स से? तो आंसर इज बैंक्स यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स टू पीपल. ठीक है, बैंक क्या करते हैं, जो भी मेजर पोर्शन होता है उनके पास में डिपॉजिट्स का, वो लोन्स के तौर पे और लोगों को, जो भी नीडी पीपल हैं, उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट इज़ द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस इन इंडिया. मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं इंडिया में? जैसे हम देखें, गांव की बात करें हम, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए मेन सोर्स क्या है? इनफॉर्मल सोर्स. सो एज यू ऑल नो, इनफॉर्मल सोर्स में क्या क्या आ जाता है? मनी लैंडर्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है. तो ये मेन क्या है इसमें? मनी लैंडर्स, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट है फॉर द रूरल हाउस होल्ड्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. कौन सी बॉडी सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स? फॉर एग्जाम्पल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है, ये भी 1 मार्क में आ सकता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है? हम फॉर्मल सोर्स की बात करें, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल क्या होता है, जो भी हम गिरवी रखते हैं बैंक को, ठीक है, या फिर हम सिक्योरिटी रखते हैं अगेंस्ट लोन, वो होता है कोलेट्रल. एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है, और मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन द मोस्ट असेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम. सो मोस्ट असेंशियल फीचर जो है बार्टर सिस्टम का, वो है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सेलर और बायर जो होता है वो दोनों अग्री होने चाहिए टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज़, तभी बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है. तो एसेंशियल फीचर जो है बार्टर सिस्टम का, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप उस पर जाके गो थ्रू कीजिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बार्टर सिस्टम. अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं. द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. वो सिस्टम जिसमें कि मनी के बिना गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, राइट? उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, राइट? नेक्स्ट देखिए, मेंशन एनी 2 प्रोडक्ट्स विच वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिफोर द इन्वेंट ऑफ मनी. जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था तो ऐसे कौन से 2 प्रोडक्ट्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? सो आंसर इज गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो ये आपको पता है, करेंसी दैट इज़ पेपर नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंक्स के लिए? द डिफरेंस बिटवीन, आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है, जो भी चार्ज किया जाता है बोरोवर से और जो भी डिपॉजिटर को
पेड किया जाता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही मेन सोर्स होता है ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। जैसे कि अगर आज हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो डिपॉजिट किया जाता है पैसा, उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लोन अमाउंट, मतलब लोन जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन का वो एज़ कम्पेरेटिवली हाई रहता है। सो हम बोल सकते हैं जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई मनी इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को क्यों बोला जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज आंसर इज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो क्या होता था कि दोनों जो अपनी कमोडिटीज़ थी दोनों अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे, लेकिन उस टाइम पे बीच में इंटरमीडिएट कुछ नहीं था, राइट, मिडिल में कुछ नहीं था। लेकिन अब मनी दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम आराम से बाय कर सकते हैं, हम चाहे जितने प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, बिकॉज मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? वो है व्हेन बोथ पार्टीज हैव अग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। ठीक है, जब दोनों ही पार्टीज अग्री होनी चाहिए टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। जैसे मान लीजिए एक को राइस चाहिए और एक को वीट चाहिए, ठीक है, तो जो वीट सेलर है और राइस सेलर है ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पार्टीज अग्री हो गए टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक क्या करता है, क्या फंक्शन है बैंक के? एक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और दूसरा क्या करता है, एडवांस करता है लोन्स। ठीक है, सो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? द डिपॉजिट्स विद अ बैंक व्हिच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। वो डिपॉजिट्स जो बैंक के पास में होते हैं, जो हमारे अकाउंट में होते हैं, जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डीडी भी बोला जाता है उसको। व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स डिप्राइव्ड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स क्यों नहीं मिल पाता है जो भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको? क्योंकि देखिए फॉर्मल लोन्स लेने के लिए, फॉर्मल सेक्टर लोन्स लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस कोलेट्रल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो ड्यू टू द लैक ऑफ कोलेट्रल जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स नहीं मिल पाते, क्योंकि ना तो उनके पास में कोलेट्रल होता है और ना ही उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है वो होते हैं। वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। क्यों कोई भी जो पेमेंट हो रहा है रुपीज़ में उसको कोई भी डिनाई क्यों नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ क्यों नहीं कर सकता है पेमेंट लेने से? बिकॉज इन इंडिया द लीगलाइज यूज़ ऑफ रुपी एट द मीडियम ऑफ पेमेंट that cannot be refused in setting transactions in India because it is again authorized by the government of the country। ठीक है, एक तो लीगलाइज यूज़ है रुपी का एट द मीडियम ऑफ पेमेंट, जो भी रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है सेटिंग द ट्रांजेक्शंस। और इंडिया में हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज जो रुपी है इट इज़ ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज मनी एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अगैन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बाय एक्टिंग एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी क्या काम कर रहा है, बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपको पता है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आ गए हैं अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज सर्टिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन ऑफ द कंट्री बाय अथॉरिटीज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। डिनोमिनेशन का यहाँ पे मतलब है जैसे 1 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट एंड आपका 50 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट, राइट। तो वो जो भी डिनोमिनेशन में इट इज सर्टिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन ऑफ द कंट्री, जो भी अथॉरिटी सेटअप की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर बाइंग एनी कमोडिटी विच इज ऑन सेल। ठीक है, सो जो इंडियन करेंसी है उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर बाइंग एनी कमोडिटी जो भी सेल पे है, और ये ऑथोराइज्ड करेंसी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाईलाइट द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का अगर हम देखें तो इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स मीन्स
that when someone wants to exchange his goods with another person, the latter must be also willing to exchange his goods with the first person. It can only work when both the parties are ready to exchange each other's goods. ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मेन इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, राइस और वीट सेलर का मतलब जो राइस सेल कर रहा था उसको वीट चाहिए था और जो वीट सेल कर रहा था उसको राइस चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अग्री थे टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटीज़। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एक्सचेंज करना चाहता है अपना गुड्स दूसरे पर्सन के साथ में, वो भी विलिंगली एक्सचेंज करे गुड्स को विद द फर्स्ट पर्सन, राइट। इट कैन ओनली वर्क, वो तभी वर्क करेगा बोथ द पर्सन्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। ठीक है, वो तभी काम करता है जब जो दोनों पार्टीज हैं वो रेडी हो जाती हैं एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, व्हाई इज द रुपी वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन 2 रीजंस, राइट। सो कौन सी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है और रुपी जो है वो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके 2 रीजंस बताइए, राइट। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी करेंसी इन इंडिया इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड हो गया मॉडर्न करेंसी में, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जिसको हम रुपीज़ और पैसे भी बोलते हैं, राइट। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज जो करेंसी है वो किसने ऑथराइज कर रखी है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट्स इशू करता है किसके बिहाफ पे, ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, तो लॉ ने लीगलाइज कर रखा है किसका यूज़, रुपी का यूज़। ठीक है, किसके उसमें, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, जो कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इन सेटलिंग एनी ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया, एंड नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट दैट मेड इन रुपीज़। और कोई भी इंडिविजुअल लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है जो भी पेमेंट रुपीज़ में किया गया है, राइट। सो रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली अपने आप भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ कोलेट्रल, वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग। ठीक है, कोलेट्रल क्या होता है और लेंडर्स जो हैं वो कोलेट्रल के लिए क्यों डिमांड करते हैं वाइल लेंडिंग, एक्सप्लेन, राइट। सो आंसर इज कोलेट्रल इज एन असेट दैट द बोरोवर्स ओन। कोलेट्रल क्या होता है, एक संपत्ति होती है, एक असेट होता है जो भी बोरोवर के पास में होता है, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, लाइव स्टॉक है, लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं अगर बैंक के साथ में, जो कि सिक्योरिटी के तौर पे जो भी मनी उसने बोरो किया है वो उसके तौर पे रखवा सकता है, राइट। उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। इन केस द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, किसी भी केस में जब बोरोवर फेल हो जाता है लोन को रिपे करने के लिए, तो लैंडर के पास में राइट होता है कि वो असेट को सेल कर सकता है और कोलेट्रल को मतलब असेट और कोलेट्रल को सेल कर सकता है अपने लोन मनी को रिकवर करने के लिए, राइट। So most lenders ask for collateral while lending as a security against their own funds. तो ज़्यादातर जो lenders हैं वो collateral की डिमांड करते हैं जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो इसलिए लेते हैं collateral किसके तौर पे काम करता है, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट देयर फंड्स, राइट। तो कोलेट्रल क्या है, कुछ भी आप गिरवी रख सकते हैं, गिरवी इन द सेंस कि आपने बिल्डिंग के पेपर रख दिए, लैंड के पेपर रख दिए, या फिर लाइव स्टॉक, लैंड डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट्स जो भी हैं बैंक के पास में वो रख दिया आपने। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि लैंडर के पास में एक अश्योरिटी हो जाएगी कि आप मतलब एज अ सिक्योरिटी इसको रखवा रहे हैं, और इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके पास में पूरा राइट होता है कि वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर आपने रखवाए हैं या फिर आपके पास में लाइव स्टॉक है तो उसको वो सेल कर सकते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, असेस द स्टेटमेंट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आया है। सो आंसर इज चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे इसलिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट जो है उसकी बहुत डिमांड है,
क्यों डिमांड है? फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसके अंदर इनकम जनरेट होती है, राइट? जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये क्या है? ये जो सेक्टर्स हैं इनसे क्या जनरेट हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। तो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। उसमें हम बोल सकते हैं बिग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए होती है, बाइंग कार्स, हाउसेस एक्सेट्रा, राइट? इन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, क्रेडिट जो है वो किस में हेल्प करता है? इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे हेल्प करता है? ताकि जो फंड्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ताकि उनको क्या वो खरीद सकें, टू बाय द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और जो एक्सपेंसिव पेस्ट्स आते हैं उनको वो बाय कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस होना चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटी पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जाएँ, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो क्या कर सकें, वो सीड्स को बाय कर सकें, फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकें, और एक्सपेंसिव जो पेस्ट हैं ताकि उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय ना हो, राइट? मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? मैन्युफैक्चरर्स नीड क्रेडिट फॉर बाइंग रॉ मटेरियल और टू मीट ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो क्रेडिट किस में हेल्प करता है? इन द परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एंड कुछ लोगों को पैसा बोरो करना पड़ता है फॉर इलनेस एंड फॉर मैरिजेस टू। दस द चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। कैसे मनी जो है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। सो आंसर इज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी काइंड ऑफ कमोडिटी और सर्विस ऑफ वंस चॉइस और नीड। मनी कैसे काम करता है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मनी को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर एनी काइंड और कमोडिटी और सर्विस ऑफ वंस चॉइस और नीड। बिफोर मनी वॉज इंट्रोड्यूस, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब लोग बाग क्या प्रैक्टिस करते थे? बार्टर सिस्टम। वो क्या करते थे? गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे विथ ईच अदर। एग्जाम्पल, अ फार्मर कुड बाय अ धोती फ्रॉम अ वीवर और अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम अ कॉबलर इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स ही प्रोड्यूस। तो एक फार्मर को अगर धोती खरीदनी होती थी वीवर से, या फिर एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदने होते थे कॉबलर से इन एक्सचेंज, तो वो क्या करता था? जो भी इसने ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं वो उनको देता था, और उसके बदले में वो क्या लेता था? या तो धोती या फिर शूज़, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती थी, राइट? द प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम वॉज दैट, प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम के साथ में? कि दोनों पार्टीज जो हैं हैड टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, ठीक है। दोनों जो पार्टीज हैं वो अग्री होने चाहिए टू सेल एंड बाय ईच अदर प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, जहाँ पे गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते थे विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, तो ये बहुत असेंशियल है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे दोनों पर्सन की जो नीड्स और डिज़ायर्स हैं, है ना, अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो फुलफिल होनी चाहिए। सो मनी ने क्या किया? मनी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम, एज विद मनी वन कैन बाय व्हाटएवर वी वांट, ठीक है। तो मनी की हेल्प से कोई भी जो भी इसको खरीदना है वो खरीद सकता है, एंड वी व्हेनेवर वी वांट, कभी भी खरीद सकता है। कोई एक्सचेंज प्रोसेस इसमें नहीं है, आप पैसा देंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? सो मनी जो है उसने ये एलिमिनेट कर दी है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज द लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज? क्यों जरूरी है कि बैंक्स और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपनी लैंडिंग फैसिलिटीज़ जो है रूरल एरियाज़ में बढ़ाएं? लैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होती है? वो लोन्स प्रोवाइड करें, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, राइट? सो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन हेल्प पीपल इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स। सो बैंक और कोऑपरेटिव लोगों को हेल्प कर सकते हैं किसमें? इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स। सो इससे क्या होगा? लोग बाग क्या करेंगे? दिस विल हेल्प पीपल टू ग्रो क्रॉप्स, बिजनेस करेंगे, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, एंड ऑल्सो हेल्प इनडायरेक्टली इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर से जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है वो जितना फाइनल जो आपने पढ़ा है जीडीपी, ठीक है। सो फाइनल जो प्रोडक्शन होता है दैट इज़ जीडीपी, और जीडीपी
को नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, राइट। सो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे नेशनल इनकम राइज होगा और वैसे वैसे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, राइट। सो दे शुड डू सो दैट रिलेटिवली जो पुअर पीपल हैं डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्योंकि मनी लैंडर्स जो हैं दे चार्ज अ वेरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पेशली रूरल एरियाज में बैंक्स और कॉपरेटिव्स को अपनी लैंडिंग बढ़ानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाउ डू दे वर्क। डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए आपके। और अगेन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, टर्म 2 के हिसाब से। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप वो क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर पर्टिकुलरली वुमेन, ठीक है, पर्टिकुलरली वुमेन बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं दैट इज 15 एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये मेंबर्स क्या करते हैं, रेगुलरली सेविंग्स करते हैं और अमाउंट जो होता है वो वेरी करता है 25 to 100 रुपीज़, डिपेंड करता है कि उनकी जो सेव करने की एबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ठीक है, पर्टिकुलरली जो वुमेन है एक नेबरहुड की, ठीक है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या किया जाता है, वो किया जाता है पर्टिकुलरली जो 4 एडवांटेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो हैं जो मेंबर्स हैं वो स्मॉल लोन लेते हैं फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और जो ग्रुप है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है इस लोन्स जो भी लोन्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं विच इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्ज। और वो मनी लैंडर्स जो चार्ज करते हैं उससे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत कम होती है। आफ्टर अ ईयर और 2, 1 साल या 2 साल के बाद अगर ग्रुप जो है रेगुलर सेविंग करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है फॉर अवेलिंग द लोन फ्रॉम द बैंक, जो कि सैंक्शन होता है इन द नेम ऑफ द ग्रुप दैट इज SHGs, राइट, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं रिगार्डिंग द लोन पर्पस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ये ग्रुप मेंबर्स लेते हैं। और जो स्मॉल लोन्स हैं, फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग, स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो मॉर्गेज लैंड जो है वो उसको रिलीज़ कर सकें, मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, अपनी कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकें, एक्वायरिंग एसेट्स जैसे स्विंग मशीन चाहिए, हैंडलूम्स का वो कुछ बिजनेस डालना है या फिर कैटल रेयरिंग है, तो वो सब छोटा मोटा वो कर सकें, उसके लिए उनको लोन्स, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सिंस नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन इज डेल्ट विद सीरियसली बाय द ग्रुप मेंबर्स, अगर नॉन रीपेमेंट होता है लोन का तो ये कौन डील करते हैं, ग्रुप मेंबर्स डील करते हैं। देयरफॉर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन SHGs। तो बैंक जो है वो क्या करता है, पुअर वुमेन को देता है, किसके नाम से देता है, SHGs के नाम से देता है। जो भी इनके पास में सिक्योरिटीज़ होती है, सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर बैंक क्या लेता है, जो भी सेविंग्स होती हैं इनकी 2 साल बाद जब ये रेगुलर हो जाते हैं सेविंग्स में, तो बैंक वो अगेंस्ट द कोलेटरल रख के एज अ सिक्योरिटी उनको लोन प्रोवाइड करता है, दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। सो दस द SHGs वुमेन हेल्प टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाती है। और रेगुलर मीटिंग्स होती ग्रुप में, उसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि डिस्कशन होता है वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी ये लोग इट इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ किटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्रेडिट एंड व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, गिव 4 रीजंस, ठीक है। क्रेडिट क्या है और क्यों चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये 4 रीजंस देके बताइए। क्रेडिट मीन्स लोन्स, ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन्स। So it refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of future repayment, right? सो पर्टिकुलरली क्या है, ये एक अग्रीमेंट है जिसमें कि जो लैंडर होता है वो बोरोवर को मनी सप्लाई करता है, गुड सप्लाई करता है या फिर सर्विसेज करता है, और रिटर्न में वो क्या चाहता है, फ्यूचर रीपेमेंट, ठीक है। तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ज़रूरी है कंट्री की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि क्रेडिट की बहुत डिमांड है फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो छोटी हो या बड़े इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस सेटअप करना हो, कार को बाय करना हो, हाउस को बाय करना हो। इन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो क्रेडिट किस में हेल्प करता है, इन द हेल्प क्रेडिट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द फार्मर्स ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और एक्सपेंसिव पेस्ट को खरीद सकें, राइट। मैन्युफैक्चरर्स को क्यों जरूरत होती है क्रेडिट की, फॉर बाइंग रॉ मटेरियल और ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर जो हो रहा है प्रोडक्शन का उसको मीट करने के लिए, राइट। क्रेडिट क्या किस में हेल्प करता है, इन परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा।
कुछ लोग जो हैं वो इलनेस के लिए भी बोरो करते हैं, मैरिजेस के लिए भी बोरो करते हैं. सो हम बोल सकते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ ईच. तो कौन से 2 कैटेगरीज हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? अगेन दिस इज एन important question. So 4 फीचर्स बताने हैं. So 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, एक तो फॉर्मल सोर्सेज है और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज. तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मल सोर्सेज की. तो आपको आंसर में लिखना है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. अब फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो किस में आते हैं, फॉल अंडर द फॉर्मल सेक्टर. और कोई भी लोन ले सकता है, वन कैन ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और हम इंडिया की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स, राइट. ये यहाँ पे कुछ आंसर लिखा हुआ है, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे. बैंक लोन रिक्वायर, लेकिन बैंक लोन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? बैंक लोन रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल. सो कोलेट्रल क्या है? इज एन असेट सच एज बिल्डिंग, मशीन, लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद द बैंक एटसेट्रा. तो ये गारंटी के तौर पे लेंडर, दिस इज यूज एज अ गारंटी टू द लेंडर, ठीक है, अंटिल द, जब तक कि लोन रीपे नहीं हो जाता है तो ये एज अ गारंटी रखा जाता है, राइट. सो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का एक हमारे पास में बेनिफिट ये भी है कि फॉर्मल सोर्सेज कैन नॉट चार्ज एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स अकॉर्डिंग टू देयर विम्स. अपनी इच्छा के अनुसार वो इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग ही बैंक को लोन प्रोवाइड करना होता है, उसी इंटरेस्ट रेट पे. अपनी इच्छा से वो कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकते हैं, लाइक द मनी लैंडर्स, लाइक द इनफॉर्मल सोर्सेज, राइट. अब हम चलते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. आपको लिखना है आंसर में. एंड इन द इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सेक्टर मनी कैन बी बोरोड फ्रॉम अ पर्सन. इनफॉर्मल सेक्टर में मनी किससे बोरो किया जा सकता है? किसी भी पर्सन से, किसी भी फ्रेंड से, रिलेटिव से, मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से और एम्प्लॉयर्स से, राइट. कोई भी. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये डिफरेंस भी आ सकता है आपका, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, राइट. 5 पॉइंट्स, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो लोन्स जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि सुपरवाइज कर रही हो, चेक कर रही हो एक्टिविटीज़ ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. लोन्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए उसमें कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फॉर्मल में होती है, राइट. एंड दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैट दे डू नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल. तो कोलेट्रल नहीं लेते हैं वो, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ डू बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. बैंक्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की टू सेव देयर मनी एंड कीप देयर मनी इन सेफ कस्टडी. सो बैंक्स हेल्प पीपल टू सेव देयर मनी एंड कीप देयर मनी इन सेफ कस्टडी. ठीक है, हमें घर में पैसा रखते हैं हम तो हमारे को इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, हमारा पैसा मतलब बढ़ता नहीं है, इंक्रीज़ नहीं होता है. लेकिन जैसे ही हम जो है मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वो हमारा जो मनी है वो सेफ रहता है विद द बैंक एंड हमको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, राइट. इंटरेस्ट भी मिलता है. टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर मनी पीपल डिपॉजिट क्या करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, अपना मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं. तो बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. पीपल हैव द प्रोविजन, लोगों के पास में प्रोविजन होता है कि वो अपना मनी जो है वो जब चाहें जब अपना मनी को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. एज यू ऑल नो अभी हमारे पास में ATMs हैं, पहले ऐसा नहीं था. जब आपकी NCERT थी तब ATMs नहीं थे, अभी ATMs हैं आपके पास में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास में. पहले DD चलते थे इसलिए डिमांड डिपॉजिट दिया गया चैप्टर में, राइट. नेक्स्ट उसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, बैंक्स ऑल्सो ग्रांट लोन्स टू पीपल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस इन टाइम्स ऑफ नीड. इंडिविजुअल्स, बिजनेस, हाउसेस और इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, पैसा लेते हैं किससे, बैंक से बोरो करते हैं, राइट, लोन लेते हैं. क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कंट्रीज क्रूशियल ग्रोथ. फॉर बैंक्स इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्रेडिट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टू सेटअप बिजनेस, कार्स को बाय करने के लिए, हाउस को बाय करने के लिए, राइट. सो बैंक्स क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प पीपल इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग बाग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं गुड्स का, और इनडायरेक्टली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्प भी करता है क्रेडिट, राइट.
सो दे शुड डू सो दैट रिलेटिवली जो पुअर पीपल हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, क्योंकि वो मनी लैंडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और मनी लैंडर्स जो है वो बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आपको उसमें ये आंसर लिखना है, पूरा 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ईजीएस्ट वे में पॉइंट्स के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा है, मैंने इसको जस्ट पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप उसको चाहें तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और वो आंसर कुछ और लिखते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप और वीडियोस चाहते हैं, और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और आगे आपको मैं एक एनसीईआरटी का भी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी इस चैप्टर का, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक तो मैंने स्लाइड से आपको पढ़ाया है, प्रेजेंटेशन से, ठीक है, दूसरा आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दूँगी, और आपका तीसरा जो है ये मैं आपका वीडियो दे ही रही हूँ आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो हर चैप्टर को हम ऐसे ही मतलब इसी प्रोसेस से मैं बनाने वाली हूँ वीडियोस, ठीक है। तो आप आगे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल पाए फॉर टर्म 2, क्योंकि टर्म 2 इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपका मल्टीपल चॉइस था, आपके पास में ऑप्शंस थे, आपको एक टिक करना था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स, राइट। तो कोई बात नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम आपके पास में कम है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2। अभी बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू स्टूडेंट्स, राइट। सो बच्चा लोग, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।